भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से यह देश को मालूम होना चाहिए। हमारे टोटल बजट का भारत सरकार ने जो पूरा बजट 2026 और 27 के लिए प्रस्तुत किया मान्यवर, उसका मात्र 3.6% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह स्पष्ट करता है सरकार की मंशा को, यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं, कितना विकास वहां पर करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख योजना है जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार बार पीटती है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वो जल जीवन मिशन क्या है मान्यवर, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। गांव गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पे लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता को मीटर लगा के पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद आपने गांव गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश राजपूत जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं तो जानना चाहिए मान्यवर आपको। मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे इस जल जीवन मिशन में गांव गांव में टंकियां बनाई गई। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वो पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले उजड़ जाती हैं, उद्घाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। 5-5, 10-10 करोड़ की टंकियां, पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है। तो मैंने तो इसका मामला सबसे पहले उठाया था, तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कई मुकदमे मेरे ऊपर उल्टा करा दिया। लेकिन इनके एक विधायक ने मान्यवर अपने ही मंत्री का घेराव कर लिया, ब्रजेश राजपूत जी ने, और बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मैं बिहारी हूं, बिहार की धरती से आता हूं। जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती पर ही वहां के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान कांग्रेस की सत्ता को ही उखाड़ फेंकने के लिए किया था। उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज वही काम देश की जनता के समर्थन से मेरे प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत करने का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका आचरण ऐसा है। इस तरीके के आचरण को कतई नहीं स्वीकारा जा सकता। सदन में इस तरीके से आना, टेबल पर चढ़ जाना। मैं खुद सनातनी हूं, मैं मानता हूं अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो यहाँ पे रखे कागज, टेबल, कुर्सी मां सरस्वती का रूप है। किस तरीके से आप कागज फाड़ते हैं, एसजी साहब के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, चेयर तक आप जाने का काम करते हैं। इस तरीके का आचरण, और कैसे हम इसको न्यू नॉर्मल मान लें, क्योंकि ये आचरण निरंतरता में होता गया तो परंपरा बन जाएगी, और परंपराएं उदाहरण बन जाएंगी। और कल जो हमारी जगह यहाँ पे बैठा होगा वो आज का उदाहरण दे रहा होगा। इसीलिए जरूरी है आज की तारीख में हमें अपने आचरण को सुधारने की। एक के बाद एक, जब मैं विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात करता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती है सत्ता पक्ष विपक्ष। जहां सत्ता अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। क्या है इनका ऑल्टरनेट विजन? एक विजन बता दें मुझे। अगर सरकार ये गलत कर रही है तो ये चीजें हैं, आप इसको सही कीजिए।
ऑल्टरनेट विजन आप देंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीएए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीएए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना, इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समिट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है, और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था। यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी, और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश की इकोनॉमी को हमारे ही लोग डेड इकोनॉमी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार मदद कर दें, कहां पे दे तो दो। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने हमें मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहाँ पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए।